मित्रों नमस्कार। आज जो बात हम बताना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत से लोगों का फरमाइश आया कि इन चीज़ों पर आप तैयार करके पूरा डिटेल बताइए। आज जो टॉपिक है वैसे है ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको पकड़ नहीं पाते हैं। अगर बिटकॉइन कहें तो बिटकॉइन सब लोग जानते हैं और बिटकॉइन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं बिटकॉइन का शुरुआत से लेके और अभी जो आज के समय जो अलग अलग टोकन हैं, क्रिप्टो करेंसी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हम आपको देने जा रहे हैं। और बिटकॉइन का आज के समय कीमत है वो है $27,922। ये इसका रेट चल रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब बिटकॉइन का शुरुआत हुआ था 2009 में, तो उस समय इसका कीमत $0.004 था। तो समझ सकते हैं कि शुरुआत से लेके अभी तक में 2009 से लेके अभी 2023 में कितना इसका रेट हाई हो गया, कितना वैल्यूएबल हो गया। और एक ख़ास बात ये भी बताएं कि जब बिटकॉइन का प्रचलन शुरू हुआ था, बिटकॉइन का जब ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हुआ था, मतलब कि उस समय कोई एक्सचेंज नहीं था, बहुत बड़ा कम्युनिटी नहीं था, लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे। तो फर्स्ट टाइम जो इसका ट्रांजैक्शन हुआ था वो लेज़लो हैनियस करके एक सज्जन थे जो कि $40 दिए थे। $40 के लिए उनको 10,000 बिटकॉइन देना पड़ा था एक पिज़्ज़ा खरीदने के लिए। तो ये एक इतिहास बन गया और समझ सकते हैं कि 10,000 बिटकॉइन अगर आज के समय में किसी के पास हो तो वो कितना रिचेस्ट पर्सन हो जाएगा। लेकिन अब अजीब बात हुआ जिस समय कि मतलब जानकारी के अभाव में कहिए या फिर लोग इन चीज़ों को हल्के में लिए। आज इसके बारे में हम इसलिए ज़्यादा डिटेल बताना चाह रहे हैं या बताने का मेरे पास कुछ लोगों का फरमाइश आया। एक है लालगंज के रणवीर सिंह जी हैं, संदीप जी हैं जो वहाँ तेलंगाना के हैं, उसके बाद शारदा प्रसाना मैडम हैं गुजरात से हैं, और बहुत से लोग हैं, सचिन सर हैं, बाबा नूर साहब हैं। और इन लोगों ने ये कहा कि भाई आप जो वीडियो बनाते हैं तो पहले मेरे पास भी मैं इसका लिंक दे दिया कीजिए, मेरे पास अपडेशन आ जाया करे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचे कि कुछ फंडामेंटल चीज़ हैं जो पहले हम इस पर तैयार करें, बातों को पहले क्लियर करें कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी आया क्यों, कब शुरू हुआ, क्या कारण हो सकता है। तो ये बिटकॉइन जो है सबसे पहले इसका फाउंडेशन सतोशी नाकामोतो ने किया, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। और सतोशी नाकामोतो है कौन, वो कोई आदमी है या कंपनी है, ये सब आज के समय में, आज के आधुनिक युग में भी ये रहस्य बना हुआ है। ये बड़ा अजीब बात है। खैर जो भी हो तो हम फंडामेंटल चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए सोचे और बताना चाह रहे हैं। एक चीज़ बता दें कि 2008 में जिस समय मंदी का दौर शुरू हुआ था, उसी समय सतोशी नाकामोतो के मन में ये बात आया कि जो करेंसी होता है हर देश का अपना अलग अलग होता है। तो ये जो सरकार का जो कंट्रोल होता है करेंसी पर, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं कोई ऐसा करेंसी डेवलप किया जाए जिसका कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से उसमें पारदर्शिता नज़र आए, ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ हुआ वो चीज़ सबके नज़र में हो, और वैसे करेंसी हो जिस पर कि सरकार का, किसी भी देश के सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो। कोई, आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि कहीं भी किसी भी देश का जो करेंसी होता है उस पर कंट्रोल सरकार का ही होता है। जैसे सरकार का एक बार आदेश हो जाए कि हम किसी में पर्टिकुलर नोट को, जैसे कि 2016 में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का दौर शुरू हुआ, तो सरकार का ये आदेश हुआ कि 2000 और 500 का जो नोट है हम उसको बंद कर देंगे, नए प्रचलन से बाहर कर देंगे। तो वो पल भर में वो सारे के सारे करेंसी महज कागज़ का टुकड़ा रह गया। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि सरकार का जहाँ कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से, जो करेंसी पर सरकार का नियंत्रण है वहाँ आम आदमी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है,
तो उसका इम्पोर्टेंस पैसों के बराबर कैसे है, इस चीज़ को समझने के लिए जब फर्स्ट टाइम हम इस चीज़ के बारे में जाने थे, सुने थे, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कौतूहल हो गया कि अगर कोई आदमी, कोई संस्था, कोई कम्युनिटी क्रिप्टो करेंसी को बनाता है, जनरेट करता है, तो वो तो लगभग रुपयों के छापने के बराबर है। तो ये कहाँ तक संभव है, क्या इसका गणित है? इन चीज़ों के पीछे मेरी दीवानगी इतनी हो गई थी कि हम इस पर थीसिस लिखना चाह रहे थे वह काम को शुरू भी कर दिए थे। लेकिन एकाएक 2017 में जब मोदी सरकार का अनाउंसमेंट हुआ कि बिटकॉइन पर हम पूरी तरह बैन लगा देंगे, रोक लगा देंगे, तो उसके बाद मेरा जो ये ख्वाहिश था और मेरा जो ये कौतूहल था, बहुत कुछ डाउन हो गया। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, जो लोग अपने रिस्क पर काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसको उस पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं, सरकार का कोई दबाव वहाँ नहीं चल सकता है। तो लोग आज के समय में अपने रिस्क पर इसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और एक ख़ास बात हम ये भी बता दें, पहले इसको हम क्लियर कर दें कि अगर आप बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को पैसों के बराबर मूल्य कैसे है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि जो जनरल करेंसी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो कहाँ से आया, और एक जो पेपर, एक समय सोने चांदी के सिक्के जो चलते थे उसका बराबर आज पेपर का करेंसी कैसे कर लिया, ये कैसे संभव हो गया। इस चीज़ को अगर आप समझने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर क्रिप्टो करेंसी को भी आप इजीली समझ सकते हैं। वैसे क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो एक लेज़र है जो कि ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र होता है। ये कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें पारदर्शिता होती है, कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है। तो आज के समय में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लोग इजीली समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अब रहा बात कि आप अगर ये जो नया नया टोकन आता है, नया नया क्रिप्टो करेंसी जो आ रहा है, जिसके मार्केटिंग के लिए कई तरह का प्लान दिया जा रहा है, और ख़ास करके आज के समय में मैं 2 टोकन पर काम कर रहा हूँ, LCOT और आई नेटवर्क टोकन। आई नेटवर्क टोकन पर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, इसलिए कि इसमें डिपॉजिट और विड्रॉवल ईजीली हो पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये इस तरह का वीडियो आपको जानकारी के लिए देना चाहे। तो आपका जो भी टोकन जनरेट होता है, एक चीज़ जानिए कि कोई भी फाउंडेशन, जब किसी भी क्रिप्टो का फाउंडेशन होता है, टोकन का फाउंडेशन होता है, तो वैसे स्थिति में उन लोगों का मंशा ये होता है कि उसका अपना जो टोकन है, जो क्रिप्टो है, वो अधिक से अधिक प्रचलन में आए, दुनिया में हर जगह उसके होल्डर हों। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो उसका टोकन या जो करेंसी है वो वैल्यूएबल होगा। तो इन चीज़ों का विरोध न करके इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को कि अगर मान लीजिए कि एक देश दूसरे देश में जब पैसे का ट्रांसफ़र करता है, तो पुराने प्रचलन के अनुसार जब ट्रांसफ़र करेगा तो अपने बैंक में डिपॉजिट करके दूसरे बैंक में जो रिसीवर है वो जो लेगा, तो वैसे स्थिति में आदमी को समय बहुत ज़्यादा लगेगा और जो ट्रांजैक्शन का खर्च होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम टेकिंग का। तो इन चीज़ों से लोग बचना चाहते हैं। आज जो है दुनिया सिमटते सिमटते एक गाँव के बराबर जैसा हो गया है, ऐसा लोग महसूस करते हैं। आपको मैसेज देना हो या फिर पैसा भेजना हो तो ग्लोबली एक देश का बैठा हुआ आदमी दूसरे देश में जब ट्रांसफ़र करता है तो वो पल भर में चला जाता है। तो वैसे स्थिति में क्रिप्टो करेंसी का जो इम्पोर्टेंस है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अब रहा बात कि आप किसी टोकन या कॉइन पर काम करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस कितना है, इसको अगर समझना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप अनुभव से सीख सकते हैं कि उसका बेस कैसा है, फाउंडर कौन है और वो कितना सही है, गलत है, सही है या फेक है। तो ये इन चीज़ों को समझने जानने के लिए या फिर इस चीज़ का जो प्रचार प्रसार हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम वैसे टोकन पर काम करते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी पर काम करते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम अमाउंट लगाना पड़ता है। तो अभी जो आई टोकन पर काम कर रहे हैं, EN टोकन पर काम कर रहे हैं, तो उसमें मात्र शुरुआती दौर में आपका $2 इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और $2 से इन्वेस्ट करके माइनिंग क्या होता है, स्टैकिंग क्या होता है, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, इस चीज़ को आप
बखूबी समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो शॉर्ट में हम ये कहें कि आपका जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो किसी कम्युनिटी के अंदर में उसका प्रचलन होता है, वो आपका कोई लीगल टेंडर नहीं है। और जो हमारा जनरल करेंसी है वो लीगल टेंडर है, उसमें जो वैल्यू लिखा हुआ है, जो बातें बताई गई उसके वैल्यू के बारे में, वो सरकार के द्वारा मान्यता दिया हुआ होता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। अगर आपका कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो में काम करना चाहता है तो वो स्वेच्छा से करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसका अपना एक्सचेंज होता है जहां वो ट्रांसफ़र करते हैं। और फर्स्ट टाइम जो आपका बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ था तो मेरे मन में ये कौतूहल था कि उस समय कोई एक्सचेंज नहीं था, कोई ये इसका प्रचलन नहीं होता था, तो फिर ये काम कैसे करता था। तो बहुत छानबीन करने के बाद ये पता चला कि उस समय जो है कोई एक्सचेंज तो नहीं था, लेकिन बिटकॉइन फोरम करके एक साइट था जिस पर जिसके माध्यम से पेमेंट वगैरह दे करते थे, या तो पे करते थे या रिसीव करते थे, उसमें आईडी बनी होती थी। तो ये सब एक छोटे स्तर का एक्सचेंज कह सकते हैं। आज के समय में आप समझ सकते हैं कि कई सारे एक्सचेंज बने हुए हैं, बड़े बड़े एक्सचेंज आ चुके हैं। तो इन चीज़ों का प्रचार प्रसार के लिए या फिर फंडामेंटल चीज़ों को बताने के लिए ये मेरा एक छोटा सा मकसद था कि इस पर हम कुछ काम करें, लोगों को जागरूक करें। और आप अगर कुछ जानना समझना चाहेंगे, आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट करें, और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और कुछ लोगों का फरमाइश है कि जो आप जानकारी का बात बताते हैं वो दूसरे भाषा में भी देने का प्रयास करें, क्योंकि हर लोग इंग्लिश में अगर दिया जाए तो उसको समझने में सक्षम नहीं होंगे। तो कुछ लोगों का फरमाइश है कि मैं आपका जो वीडियो है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम इन चीज़ों में भी तैयार करके दें। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, मेरा प्रयास है कि बहुत जल्द इस पर हम काम करें और दूसरे में जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हम दे सकें। धन्यवाद।